के इजहार पर इनके जो मार्किंग सिस्टम है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर हम लोग सीबीएसई में बात करें, वहाँ पे 3-3 नंबर के 2-3 आरटीसी आते हैं अलग अलग चैप्टर से। यूपी बोर्ड के क्लास 12 की बात करें तो आपके यहाँ पर एक ही आरटीसी आता है, बस ये आपकी एक बुक का ही पोयम ली गई है और उसका ये एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि स्टेंजा है। अब आपको मुझे बताना है इस पोयम का नाम क्या है, और मुझे ही नहीं बताना, पेपर में भी एग्जामिनर पूछेगा, है ना। आपको पता नहीं होगा कि किस पोयम का है तो बाकी के आंसर्स कैसे लिखोगे। और ये वाला हमारा 2 नंबर का टोटल 6 मार्क्स। अब आप मुझे बताओ चैट सेक्शन में आप मुझे 6 में से कितने मार्क्स दोगे इन आंसर्स को फ्रेम करने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला पर। बच्चों कैसे हो सब लोग। और आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूं। दिस इज अबाउट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। हर क्लास में 9, 10, 11, 12 में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो आपका कोई स्टेट बोर्ड हो, यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, सीबीएसई हो, हर तरीके के बोर्ड एग्जाम्स में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या इसका दूसरा नाम भी होता है? हाँ, पहले तो समझ लो इन क्वेश्चंस को करना कैसे होता है, एग्जैक्टली इनमें होता क्या है, कितने नंबर के होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर कराने वाली हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैडम ये बताइए कि इसका कोई दूसरा नाम भी होता है या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे गया, मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी इसको ना क्लियर किया हुआ है। एक्सट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, बेस्ड क्वेश्चन। अब आप बोलो मैडम इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हर बच्चे को क्या करना है, चैट सेक्शन में लिख के देना है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। चलो हर बच्चा चैट सेक्शन में लिखेगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। मैडम इसका मतलब क्या हुआ? एक वर्ड पकड़ेंगे, वर्ड है एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? किसी बड़े पीस में से एक छोटा सा टुकड़ा निकालना, बस इसी का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपका कोई भी चैप्टर हो, आपकी कोई भी पोयम हो, वो तो बहुत बड़ी होगी, पूरी होगी, 2-3 पेजेस की होगी, उसमें से एक पैराग्राफ निकालेंगे और एग्जाम में आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है 4 लाइनें निकालें, एक्सट्रैक्ट करें और उसके बेस पर आपसे क्वेश्चंस करें। फायदा क्या होता है इस एक्टिविटी का आपके एग्जाम में कराने का? इससे टीचर को समझ आ जाता है कि बच्चे ने पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा है, ना कि कोई एनिमेटेड वीडियो देखकर इस स्टोरी को याद करके आ गया है। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने भी आपको 4 लाइनें किसी पैराग्राफ की दिखाई, चैप्टर की दिखाई, आपको पता कैसे चलेगा ये किस पैराग्राफ में, किस चैप्टर में लिखी हुई है या किस पोयम की लाइन है? अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा ही नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज का सीधा सीधा मकसद होता है आपकी एक्चुअल बुक को, जो एनसीईआरटी है या जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी फॉलो करी जा रही है, बिहार वाले रेनबो करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से ली गई है। बस ये इसका मकसद है। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? इसका एक और नाम होता है बेटा। तो आपको यहां पर कभी अगर दिखाई दे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्या दिखाई दे बोलो तो? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। घबराना मत, ये मत बोलना मैडम ये क्या आ गया हमारे पेपर में। सीबीएसई में इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नाम से लिखा जाता है, यूपी बोर्ड में इसको एक्सट्रैक्ट बेस्ड नाम से लिखा जाता है, बिहार बोर्ड में भी एक्सट्रैक्ट होता है, एमपी में भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना। बच्चों को ये नाम ज्यादा पता होता है, ये नाम थोड़ा कम पता होता है, लेकिन आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। दोनों का मतलब यही है, यहाँ भी चैप्टर से रेफरेंस लिए जाते हैं, है ना, कॉन्टेक्स्ट के बेस पर आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भैया इसका जो है यूसेज क्या है। यूसेज इसका ये है कि आपको चैप्टर पढ़ के जाना है। टीचर ये पता लगाना चाहती है कि बच्चे ने एक्चुअल चैप्टर पढ़ा है या कोई वीडियो देख के आ गया है। छोटी सी 10 मिनट की वीडियो, चैप्टर खत्म। उससे आप इस तरीके के क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पेपर में आता है, यस आता है, कितने नंबर का आता है? क्लास के आधार पर, बोर्ड के आधार पर इनके जो मार्किंग सिस्टम है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर हम लोग सीबीएसई में बात करें, वहां पे 3-3 नंबर के 2-3 आरटीसी आते हैं अलग अलग चैप्टर से। यूपी बोर्ड के क्लास 12 की बात करें तो आपके यहाँ पर एक ही आरटीसी आता है, बस आपकी जो मेन बुक है वहां से, और वो 6 नंबर का होता है। 6 नंबर का तो होता है। क्वेश्चन कितने आते हैं? 2 into 3, मतलब कि आपके जो एग्जाम में जो है 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2-2 नंबर के वो क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 6 मार्क्स का एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? पोयम भी हो सकती है, चैप्टर भी हो सकता है। मेजरली पोयम होती है, क्योंकि चैप्टर जो होगा ना, मतलब जो लेसन होता है, प्रोज होता है, उससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और पोयम से एक्सट्रैक्ट बेस्ड पूछा जाता है। ये स्पेसिफिकली यूपी बोर्ड वाले बच्चों को मैं अभी बता रही हूँ। क्लियर हो गया? यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपकी एक बुक का ही पोयम ली गई है और उसका ये एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि स्टेंजा है। अब आपको मुझे बताना है इस पोयम का नाम क्या है, और मुझे ही नहीं बताना, पेपर में भी एग्जामिनर पूछेगा, है ना। आपको पता नहीं होगा कि किस पोयम का है तो बाकी के आंसर्स कैसे लिखोगे? कैसे मैजिक बना पाओगे क्वेश्चन को देखते ही उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो इस चीज की तैयारी कौन करेगा? भैया आप करोगे। अब देखो करने कैसे आंसर, इस चीज को समझ लो। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है, उसके जो आंसर्स हैं वो बहुत लेंदी नहीं लिखने हैं, क्योंकि या तो इनकी जो मार्किंग है वो 1 नंबर की होती है, 1 नंबर पर क्वेश्चन,
है ना। जैसे मान लो ये एक पैराग्राफ स्टैंजा है या पैराग्राफ है, इससे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तीनों क्वेश्चन या तो 1-1 नंबर के हो सकते हैं या 2-2 नंबर के, मतलब कि शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं। तो टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे और उनमें उन कीवर्ड्स को जरूर ऐड करेंगे जो चैप्टर के अंदर लिखे हुए हैं, जैसे अभी बताऊंगी जब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चैट सेक्शन में एक बार ओके लिखेंगे, सीसी लिखेंगे, डीसी लिखेंगे, जो भी आपको समझ आ रहा है कि हाँ मैम ने जो बताया हमको यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन पढ़ने में कैसे लगेगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। हो सकता है खाली एक्सट्रैक्ट लिखा हो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ना लिखा हो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, आपको उनको आंसर करना है 1 बाय 1। तो करना क्या पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा। मैडम ये तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह नहीं हो गया? हाँ वही होता है, वो होता है अनसीन, ये होता है सीन। सीन मतलब देखा दिखाया, ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इस चैप्टर को इस लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कहाँ से ली गई है। आई लुक्ड अगेन एट हर, वॉन पेल एज अ टेल विंटर्स मून, एज अ टेल विंटर्स मून एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही वाला दर्द हो रहा था जो बिल्कुल बचपन में हुआ करता है जब मम्मी छोड़ के चली जाती है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, बचपन का प्यार एंड बचपन का डर, है ना। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। पोयम माई मदर एट 66। ठीक है, तो ये आपकी जो पोयम है आपको समझ में आ गई, किसकी है, पोएट पता होने चाहिए, पोयम पता होनी चाहिए। फिर हम इसके एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, पोएट की मदर को किस चीज से कंपेयर किया गया था। आंसर फ्रेमिंग सीखेंगे सबसे पहले कि आंसर लिखते कैसे, मैं आपको यहाँ पे आंसर लिखकर दिखाऊंगी। ठीक है, आंसर फ्रेमिंग किस किस को सीखनी है बताओ, जल्दी बताओ। हम लोग लाइव आंसर लिखेंगे क्योंकि ये आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ना बहुत ज्यादा नहीं 20 या 25 वर्ड्स में इस आंसर को खत्म करना है और क्वेश्चन को वहीं से शुरू करना है, आंसर को वहीं से शुरू करना है जहां से क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया। जैसे कि हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, सो हम कहां से शुरू करेंगे, द पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड। अगर ये कोई लॉन्ग आंसर होता या एक्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस होते जो पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के, तो हम इसको थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करके लिखते, पहले एक कॉन्टेक्स्ट बनाते, तरीके से आंसर को इंट्रोडक्शन देते, फिर प्रॉपर आंसर लिखते, लिंक करते क्वेश्चन से, वर्ड्स यूज करते, फ्रेजेस यूज करते। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा आंसर लिखेंगे और कीवर्ड्स यूज करेंगे। कीवर्ड्स क्या, अभी बताती हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल एज अ टेल विंटर्स, सॉरी एज अ लेट विंटर्स मून। समझ में आ गया, लेट विंटर मून की तरह मम्मी को कंपेयर किया गया। बस यही तो लाइन लिखनी है। कैसे लिखेंगे, आंसर को फ्रेम करिए। सो द पोएट्स मदर, हाउ वॉज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, द पोएट्स मदर वॉज कंपेयर्ड। ठीक है, सो आंसर लिखना शुरू करेंगे। द पोएट्स मदर was compared, आप एज इट इज वही कीवर्ड लिखेंगे जो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपेयर्ड एज अ टेल विंटर्स मून, एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, सो was compared टू अ लेट विंटर्स मून। आप थोड़ा सा खुद से ऐड कर दीजिए, बोलेंगे शी वॉज लुकिंग, कैसी लग रही थी, पेल, कलरलेस, वॉन एंड लाइफलेस लिख सकते हैं क्या, लाइफलेस लग रही थी, मोशनलेस लग रही थी, इनमें से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। तो हमने पहले क्या बताया कि जो पोइट है उसकी मदर लग कैसी रही है, लेट विंटर्स मून की तरह लग रही है। ये हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप चाहें तो इसको थोड़ा ब्लैक करके अंडरलाइन करके दिखा सकते हैं। और कैसी लग रही थी, पेल लग रही थी, मतलब कलरलेस लग रही थी। और कैसी लग रही थी, वॉर्न लग रही थी, येलोविश या कलरलेस लग रही थी, और लाइफलेस। शी वॉज लुकिंग लाइक दैट। इससे ज्यादा बड़ा आंसर आपको लिखना नहीं है, इतना आंसर आपके लिए आपके एग्जाम में काफी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द पोएटेस फील, पोएटेस को कैसा फील हुआ। ये देखो पैराग्राफ को देखो और आपको समझ में आ जाएगा। पोएटेस को कैसा फील हुआ, चाइल्डहुड फियर फील हुआ, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एक मतलब पेन, ओके, और माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज, ये आपकी तीसरी लाइन होगी। तो बचपन में जिस तरीके से मदर के खोने का डर था, बिल्कुल वैसा ही जो पेन है या फियर है आज हो रहा था। आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। क्या लिखेंगे, What did the poetess feel? So the poetess ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है। So the poetess
अब देखो डिड फील लिखा हुआ है ना, डिड मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस है, बताओ कौन सा टेंस है। देखो ध्यान दो, ऐसी ना छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी होती हैं आपके ना एग्जाम में। आप बोलते हो मैडम आंसर में ग्रामर मिस्टेक होगी, इसीलिए हो गई। तो यहाँ पे फील नहीं लिखेंगे, बोलेंगे फेल्ट। क्या बोलेंगे? फेल्ट। क्यों? क्योंकि पास्ट सिंपल का क्वेश्चन था, आंसर फ्रेम करते हुए हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मैंने 50 बार जब आपको सिंपल पास्ट टेंस सिखाया है तो उसके बारे में बात करी है, राइट। अगर आपने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, अगर देखी है तो वेल एंड गुड। चलिए क्या लिखेंगे आंसर में? द पोइटेस फेल्ट। वॉट डिड द पोइटेस फील? पोइटेस क्या? वही हमारी जो पोइटेस है वो है ना, मतलब जिसने लिखा है। पोइट और पोइटेस, लड़कियों के लिए पोइटेस यूज करते हैं, लड़कों के लिए पोइट। लड़कियों के लिए पोइट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक पोइटेस एक बोलने का तरीका है, आप बोल सकते हैं। सो द पोइटेस फेल्ट द सेम। क्या बोलेंगे? द सेम। फैमिलियर एक, है ना, बिल्कुल वैसे ही वर्ड्स यूज करेंगे जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे। हमने क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था चाइल्डहुड फियर, सेम फैमिलियर एक, है ना। फेल्ट दैट ओल्ड भी लिख सकते थे, सेम भी लिख सकते थे। फैमिलियर द ओल्ड कर देते हैं सेम की जगह, क्योंकि सेम और फैमिलियर तो एक ही बात हो गई। फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक ऑफ हर चाइल्डहुड। ठीक है, क्या लिखेंगे आगे? शी डिड नॉट वॉन्ट टू लूज हर मदर। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? इस तरीके का आपको आंसर फ्रेम करना है। क्या बताया हमने? उसको पेन क्या हो रहा था? द पोइटेस फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक ऑफ हर चाइल्डहुड एंड शी डिड नॉट वांट टू लूज हर फ्रेंड मदर। इतनी ही छोटे छोटे आंसर्स लिखेंगे, बिकॉज शी न्यू दैट हर मदर इज अप्रोचिंग हर डेथ। ऐसे कुछ फ्रेजेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट डिड द पोइटेस डू एट द टाइम ऑफ हर फेयरवेल? शी स्माइल्ड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ हर फेयरवेल। आंसर फ्रेम करें, बोलेंगे एट the time of her farewell, comma, the poetess, पहले लिखेंगे try to hide her fear and pretend कर रही थी। pretend वर्ड का मतलब पता है आप लोगों को? झूठ झूठ मूठ का दिखाना, दिखावा करना। एंड प्रिटेंडेड पास्ट है तो प्रिटेंडेड लिखेंगे। देखो हमेशा ना ये जो वर्ब होती है ना, इसका ध्यान रखा करो। अगर आपका टेंस पास्ट का है और आपका जो आपका आंसर है वो पास्ट में शुरू हुआ है, तो सारे आंसर्स जो वर्ब्स है ना वो पास्ट में ही जाते हैं। जैसे कि एट द टाइम ऑफ हर फेयरवेल द पोएटेस ट्राइड, ट्राइड मतलब ट्राई किया, सेकेंड फॉर्म हो गई। टू हाइड हर फियर एंड प्रिटेंडेड, और उसने प्रिटेंड किया। क्या प्रिटेंड किया? एंड प्रिटेंडेड टू स्माइल, स्माइल करने के लिए। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसमें? फियर एंड प्रिटेंडेड टू स्माइल बिकॉज शी न्यू दैट नेक्स्ट टाइम शी मे नॉट सी हर मदर, और शी was afraid to lose her mother। सेम लाइन जो हमने पीछे लिखी है आप उसको भी दोबारा से लिख सकते हैं। What did the poetess do at the time of farewell? At the time of farewell the poetess tried to hide her fear and pretend to smile। ये भी लिख सकते हैं so that her mother, उसकी मदर परेशान ना हो। So that her mother doesn't get upset to see her crying। उसको देख के उसकी मम्मी कहीं बुरा ना मान जाए, सैड ना हो जाए। सो दैट हर मदर डजंट गेट अपसेट टू सी हर क्राइंग। अगर वो अपनी मम्मी के सामने रोने लग जाती, मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के, मुझे डर लग रहा है, तो माँ क्या करती है? माँ भी थोड़ी सैड सी हो जाती है। तो वो माँ सैड ना हो, इसी की वजह से वो क्या कर रही थी? अपनी जो सैडनेस है वो अपनी फेस पर नहीं आने दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेथ से रिलेटेड अप्रोच भी लिख सकते थे। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे वो डर रही थी मम्मी को खोने के लिए। ये भी लिख सकते हैं कि वो स्माइल नहीं करना चाहती, आई मीन रोना नहीं चाहती ताकि मम्मी अपसेट ना हो जाए। तो कई सारे तरीके होते हैं अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए। थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी सेंस ऑफ लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब कि आंसर राइटिंग आप अच्छे से कर सके, और आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है जी, आई होप इस तरीके से आप लोग भी अपने जो आंसर्स हैं उनको फ्रेम कर पाएंगे। अब देखो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना हमारे, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो 2-2 नंबर के हैं। ये हमारा 2 नंबर का एक आंसर हो गया।
ठीक है। ये वाला हमारा 2 नंबर का एक आंसर हो गया और ये वाला हमारा 2 नंबर का, टोटल 6 मार्क्स। अब आप मुझे बताओ चैट सेक्शन में, आप मुझे 6 में से कितने मार्क्स दोगे इन आंसर्स को फ्रेम करने के लिए, और क्या आप लोग अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस या फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।